हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस लेक्चर में यूनिवर्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले ब्रह्मांड, जिसे अंग्रेजी में हम यूनिवर्स कहते हैं। लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ब्रह्मांड अनंत और असीमित है। इसका ना तो कोई केंद्र बिंदु है, ना ही कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंतिम बिंदु है। कहने का अर्थ है ब्रह्मांड का ना तो कोई सेंटर होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ये अनंत है, इनफाइनाइट है। ब्रह्मांड में कई ग्रह, उपग्रह, तारे, मंदाकिनियां, उल्कापिंड, धूमकेतु, खगोलीय पिंड और आकाशीय धूलकण उपस्थित होते हैं। ये पूरा डेफिनेशन लिखेंगे आप यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है। इसका ना कोई केंद्र बिंदु है, ना ही कोई प्रारंभिक बिंदु है, ना ही कोई अंतिम बिंदु है। इसमें कई ग्रह, उपग्रह, तारे, मंदाकिनियां, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड और धूलकण उपस्थित होते हैं। डस्ट पार्टिकल उपस्थित होते हैं ब्रह्मांड में। अब यहाँ पे एक शब्द आपने सुना होगा, मंदाकिनी। ब्रह्मांड में कई मंदाकिनियां उपस्थित हैं। लगभग अनुमान लगाया जाता है ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां उपस्थित हैं। मंदाकिनी, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहा जाता है, इन इंग्लिश गैलेक्सी। ओके, अब मंदाकिनी के बारे में देखते हैं कि मंदाकिनी क्या है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स उठाएंगे जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां उपस्थित हैं। मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी तारों का धुंधला समूह है। ठीक है, आकाश में रात के समय पे तारों का धुंधला समूह दिखाई देता है, पट्टी के समान दिखाई देता है। वो पट्टी ही मंदाकिनी कहलाती है, गैलेक्सी कहलाती है। तो कई सारी मंदाकिनियां हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे स्क्वायर शेप में बना रही, तो ये नहीं है कि इनका शेप ऐसे होता है। हर मंदाकिनी का अपना इंडिविजुअल शेप होता है। कुछ मंदाकिनियाँ सर्पिलाकार की होती है, कुछ इस तरीके से, तो कुछ शंख के आकार की होती है इस तरीके से। तो सभी का शेप अलग अलग होता है, लेकिन यह समझाने के लिए स्क्वायर शेप में मैं बना रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड में मंदाकिनियाँ उपस्थित हैं। ये चीज़ समझानी है। ब्रह्मांड में कई सारी मंदाकिनियां उपस्थित हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन भी अलग अलग जगह पे हैं इस तरीके से। और ये मंदाकिनियां क्या है? तो ये तारों का समूह है। कहने का अर्थ है कि इन मंदाकिनियों के अंदर कई सारे अनंत तारे उपस्थित हैं। ठीक है, सभी मंदाकिनियों में। और इनमें से कई तारों का अपना एक सोलर सिस्टम है, अपना एक सौर मंडल है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य को ले लीजिए। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही है और उसका एक सौर मंडल है। ठीक है, सूर्य का। तो इसी तरीके से कई ऐसी मंदाकिनियां हैं जिनमें जो तारे उपस्थित हैं, उनका अपना एक सोलर सिस्टम भी है। और उदाहरण में सूर्य का उदाहरण दे दीजिए कि सूर्य एक तारा है और उसका स्वयं का एक सौर मंडल है। तो इस तरीके से लगभग 100 अरब मंदाकिनियां ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अब इन मंदाकिनियों में से भी कोई ऐसी गैलेक्सी होगी, कोई ऐसी मंदाकिनी होगी जिसमें सूर्य एक तारा उपस्थित है। ठीक है, और सूर्य का जो सौर मंडल है, जिसमें पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी जो अर्थ प्लेनेट है, वो भी उपस्थित होगा। तो मान लीजिए ये वाली मंदाकिनी, ये वाली गैलेक्सी है जिसमें सूर्य है। ठीक है, सन है। जैसे कि हमने अभी देखा कि मंदाकिनी क्या है? तारों का समूह है। तो सूर्य भी एक तारा है। मान लीजिए इस वाली मंदाकिनी में सूर्य उपस्थित है। सूर्य उपस्थित है मतलब सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं वे भी उपस्थित होंगे, क्योंकि सूर्य का खुद का स्वयं का अपना एक सोलर सिस्टम है। आई होप समझ में आ गया होगा। चूंकि सूर्य इस मंदाकिनी में उपस्थित है, इसीलिए इस मंदाकिनी का नाम दे दिया गया है, ताकि हमें चीजें याद रहें। तो इसका नाम क्या है इस मंदाकिनी का? ऐसे तो गैलेक्सी कहा जाता है इन सभी को, लेकिन गैलेक्सियों के भी अपने अपने एक नामकरण कर दिए गए ताकि पता रहे ना। जैसे कि ABC नाम दे देते हैं ना, कि ये A वाली है, ये B वाली है। तो इसी तरीके से एक नाम दे दिया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है आकाशगंगा। आकाशगंगा।
तो हमारी जो मंदाकिनी है जिसमें हमारा सूर्य उपस्थित है, सूर्य और सूर्य के चक्कर लगाने वाली अर्थ उपस्थित है, हमारी पृथ्वी उपस्थित है, उस वाली गैलेक्सी को नाम दिया गया है आकाशगंगा। एक और इसका नाम है दुग्ध मेखला। लिखते जाएंगे सारे फैक्ट। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दूधिया रंग की दिखाई देती है, रात्रि के समय यह हल्की दूधिया रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे दुग्ध मेखला कहा गया है। अंग्रेजी में इसका एक नाम है मिल्की वे। मिल्की वे। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है नाम, या तो आकाशगंगा आएगा, या दुग्ध मेखला आएगा, या फिर मिल्की वे भी आ सकता है। तो आप तीनों ही नाम याद रखेंगे। तो ये तो हो गया हमारी गैलेक्सी का नाम जिसमें सूर्य उपस्थित है और हमारी पृथ्वी उपस्थित है। चलिए, ये चर्चा हो गई मंदाकिनियों के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं हम सूर्य के बारे में, सूर्य और उसके सौरमंडल के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। हमने अभी ब्रह्मांड को पढ़ा, उसके बाद में हमने मंदाकिनियों के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में जाना। अब सौरमंडल हेडिंग डालिए। सौरमंडल हेडिंग डालेंगे, उसके आगे लिखेंगे सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड और धूल कणों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या लिखेंगे? सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड, उल्कापिंड, धूमकेतु और आकाशीय धूल कण के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या क्या आ गया है इसमें? सूर्य आ गया है सौरमंडल में, क्या क्या उपस्थित है? सूर्य और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, और डस्ट पार्टिकल, धूल कण, डस्ट पार्टिकल। इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया सौरमंडल और उसकी डेफिनेशन। अब सौरमंडल में सूर्य उपस्थित है, हम सूर्य की चर्चा करेंगे। ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उपग्रहों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इन्हें भी। सूर्य, अब हेडिंग डालेंगे सूर्य, सन। सूर्य के बारे में लिखेंगे। सूर्य एक तारा है। पहले तो ये लिखेंगे फैक्ट, सूर्य क्या है? एक स्टार है, तारा है। यदि इसके व्यास की बात की जाए, डायमीटर की बात की जाए, तो सूर्य का डायमीटर 13.9 लाख किलोमीटर है। व्यास की बात की जाए, सूर्य का व्यास कितना है पूछा जाता है, सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, है ना। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये भी फैक्ट कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे सूर्य एक तारा है। डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर इसका 13.9 लाख किलोमीटर। ओके। आयु की बात पूछी जाए कि सूर्य कब से उपस्थित है, कितनी आयु है इसकी, एज कितनी है, तो एज है 5 बिलियन ईयर। एज की 5 बिलियन ईयर। ठीक है, ये एज है सूर्य की। सूर्य के रासायनिक संगठन की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसके संगठन की बात की जाए तो सूर्य एक गैसीय पुंज है, गैसियस मास है। फैक्ट लिखेंगे, लिख लेंगे रासायनिक संगठन, सूर्य का रासायनिक संगठन, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और फिर फैक्ट लिखेंगे, सूर्य एक गैसीय पुंज है। क्या है? गैसियस मास है।
गैसियस मास है, हिंदी में लिखेंगे गैसीय पुंज है। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे गैसियस मास है, गैसियस पुंज है, मतलब इसके अंदर क्या उपस्थित है, गैसेस उपस्थित है। तो कौन कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम आपने सुना ही होगा इन गैसों का नाम। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है सूर्य। हाइड्रोजन कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो 71% हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है। कंपोजिशन जो संगठन की का प्रतिशत है वो भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व, इसके अलावा जो अन्य तत्व है वो कितना है, वो माइनर से है 2.5%। ठीक है, कितना है, 2.5%। हाइड्रोजन सबसे अधिक है इसमें 71%, हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व है 2.5%। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रासायनिक संगठन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सूर्य एक गैसीय पुंज है, गैसियस मास है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम नामक गैसों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व हो जाएंगे 2.5%। आगे चलते हैं। अब हमारे सौर मंडल में सूर्य एकमात्र ऐसा तारा है जो कि प्रकाश और एनर्जी का स्रोत है। हमारे सौर मंडल के लिए सूर्य से ही हमें प्रकाश, जो लाइट है, वो प्राप्त होता है और एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे हमारे सौर मंडल को प्रकाश व ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, एकमात्र सोर्स कौन है, सन है, इससे हमें लाइट और एनर्जी मिलती है, सूर्य से प्राप्त होती है। अब सूर्य के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, कैसे सूर्य एनर्जी डेवलप करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ये जानते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे नाभिकीय संलयन, इंग्लिश में लिखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो फैक्ट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य को एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस विधि के द्वारा सूर्य को एनर्जी प्राप्त होती है। सूर्य एनर्जी प्रोड्यूस करता है नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन भी आएगा, तो कई बार हम कंफ्यूज होकर नाभिकीय विखंडन टिक कर देते हैं, लेकिन राइट आंसर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। नाभिकीय संलयन क्या है, इसके बारे में भी लिखेंगे। तो नाभिकीय संलयन, जब एक हल्के तत्व का नाभिक आपस में मिलकर, जब हल्के तत्व के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रोसेस को, इस विधि को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। फिर से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे ध्यान से। जब हल्के तत्व के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। सूर्य में कैसे बनता है एनर्जी, तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रोसेस के द्वारा बनता है। 4 हाइड्रोजन, मतलब हल्के तत्वों वाले नाभिक, 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक हीलियम, एक भारी तत्व के नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं। मतलब 4 हाइड्रोजन के तत्व या एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक हीलियम का निर्माण करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। 4 हाइड्रोजन के नाभिक एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं इस प्रोसेस में, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है सूर्य के अंदर। तो ये हो गए नाभिकीय संलयन के बारे में जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिन्हें हम समझते हैं, ये वर्ड पूछे जाते हैं। सौर ज्वाला क्या है, सौर कलंक क्या है, ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो हम इन्हें समझ लेते हैं। सौर ज्वाला क्या है, सोलर फ्लेयर्स इंग्लिश में कहा जाता है इसे। नेक्स्ट लिखेंगे सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश मंडल से
तेज गति से परमाणुओं का तूफान जब उठता है और ये तूफान सूर्य के वायुमंडल से बाहर आ जाता है, या फिर कह सकते हैं सूर्य के आकर्षण शक्ति के जब बाहर आ जाता है तो ये कहाँ फैल जाता है, ये यूनिवर्स में चला जाता है। देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, ये सन है ना, कभी कभी यहाँ पे परमाणुओं का जो तूफान उठता है वो इतनी तेज गति से होता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये बाहर चला जाता है। जिस तरीके से पृथ्वी से रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है ना अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर, उसी तरीके से ये परमाणुओं का तूफान सूर्य के आकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है और ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है यूनिवर्स में। तो ये जो परमाणुओं का तूफान जो कि आकर्षण शक्ति, सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर आ गया है, इसे ही सौर ज्वालाएं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सौर ज्वाला कहा जाता है, सौर ज्वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये यूनिवर्स में फैला हुआ है। अब सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है, कई ग्रह कर रहे हैं, लेकिन हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ये सौर ज्वाला जब सूर्य के पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, यूनिवर्स में तो फैली हुई है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो पृथ्वी के वायुमंडल के वायवीय कण से टकराती है और एक तरह का रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है, एक कलर लाइट उत्पन्न करती है, कलर लाइट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, रंगीन प्रकाश, रंगीन प्रकाश। और ये रंगीन प्रकाश हमें पृथ्वी पर कहाँ दिखाई पड़ता है, तो पृथ्वी के जो दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर हमें ये रंगीन प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल में मतलब उत्तरी ध्रुव हिंदी में बात करें तो, और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है रंगीन प्रकाश के रूप में। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। हिंदी में भी लिख लेंगे दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ये सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वायवीय कणों से टकराती है और रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। और ये रंगीन प्रकाश हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। और चूंकि ये अलग अलग ध्रुवों पर देखने को मिलता है, इसीलिए इनके दो अलग नाम रख दिए गए हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले रंगीन प्रकाश को ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर रंगीन प्रकाश हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दोनों ही चीजें पूछी जाती है, ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों ये तो हो गया सौर ज्वाला की बात, सौर फ्लेयर्स की बात कर ली हमने ऑरोरा बोरियोलिस की बात कर ली, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं सौर कलंक की। सौर कलंक क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है, इंग्लिश में से सन स्पॉट कहा जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ से परमाणुओं का तूफान उठा और ये आकर्षण शक्ति से बाहर हो गया, सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, क्योंकि यहाँ की जगह खाली हो गई है। अब क्योंकि पूर्णतः बाहर चले गए हैं तो यहाँ की जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे। और यही ब्लैक स्पॉट क्या कहलाते हैं, सौर कलंक कहलाते हैं, सन स्पॉट इन्हें कहा जाता है। ये जो सन स्पॉट है ये एक तरह का मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा करते हैं, चुंबकीय तूफान पैदा करते हैं, स्टॉर्म। और ये मैग्नेटिक स्टॉर्म हमारे पृथ्वी पर भी कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये मैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर कह सकते हैं चुंबकीय तूफान। तो ये याद रखेंगे, सन स्पॉट क्या है ये भी पूछा जाता है। तो सौर ज्वाला जब अपना स्थान छोड़ देती है, जब सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर चली जाती है सौर ज्वालाएं, तो वहां पे उस स्थान पे क्या हो जाते हैं, ब्लैक स्पॉट बन जाता है, क्योंकि वो स्थान रिक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सन स्पॉट बन जाता है, सौर कलंक जिसे कहा जाता है। तो इस सारे फैक्ट लिख लेंगे हेडिंग डाल के। सौर कलंक क्या है तो उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, सौर कलंक क्या होता है, डायग्राम भी बनाएंगे आप।
सोर्स वाला के बारे में लिख लीजिए, ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में लिख लीजिए, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में लिख लीजिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड पूछा जाता है, सूर्य सौर किरीट किसे कहते हैं? सौर किरीट, किरीट इंग्लिश में कोरोना। अब ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है दोस्तों, डिसीज वाला, ये सूर्य किरीट वाली बात हो रही है, ठीक है, कोरोना। तो दोस्तों जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा सूर्य क्या हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। आपने देखा भी होगा, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य क्या होता है? पूरा ब्लैक कलर का हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें प्रकाश कहीं ना कहीं से सूर्य से मिलता रहता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य क्या होता है? पूरी तरीके से ब्लैक कलर का हो जाता है, लेकिन फिर भी एक कोना ऐसा होता है जहां से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। तो ये जो एक कोना है जहां से सूर्य का प्रकाश हमें निरंतर रूप से प्राप्त होता रहता है सूर्य ग्रहण के समय, उसे ही कोरोना पॉइंट कहते हैं, सूर्य किरीट या सौर किरीट कहा जाता है, ठीक है। ये एक मुकुट के समान होता है, किरीट के समान होता है, इसीलिए इसे किरीट कहा जाता है, सौर किरीट, कोरोना। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है सौर किरीट, कोरोना कहा जाता है इसे। एक और फैक्ट लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह भी कई बार पूछा गया है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 18 नहीं, 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है सन। और इसका जब प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, अर्थ तक आता है, तो कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। और रियल टाइम तो 8 मिनट 16.6 सेकंड है, 16.6 सेकंड है, ठीक है। तो ये वाला भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक आप रेयरली याद रखना चाहे कि आपको याद रह जाए तो आप ये याद रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड, है ना। वैसे वास्तविक है 8 मिनट 16.6 सेकंड। अब दोस्तों ये तो हो गई सौर मंडल के सूर्य की बात। अब सौर मंडल में ग्रह भी उपस्थित है, तो ग्रहों से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, और कितने ग्रह उपस्थित हैं हमारे सौर मंडल में? तो 8 ग्रह उपस्थित हैं। कौन कौन से ग्रह हैं उनके नाम लिख लीजिए क्रमबद्ध रूप से। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण और वरुण। इनके क्रम को याद रखने का फार्मूला तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप क्रम ऐसे ही याद रख लीजिए, इजी है, याद हो जाएगा। केवल 8 नाम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले 4 ये याद रख लीजिए। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण याद भी रह जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए इनके नाम। बुध, इसे मर्क्यूरी कहा जाता है, मर्क्यूरी। शुक्र, वीनस। पृथ्वी, अर्थ, सभी जानते हैं। मंगल, मार्स। बृहस्पति, जुपिटर। शनि, सैटर्न। अरुण, यूरेनस। और वरुण, नेपच्यून। ठीक है, ये इनके इंग्लिश नेम है। दोनों ही नाम याद होना चाहिए, इंग्लिश नेम भी याद होना चाहिए, हिंदी नेम भी याद होना चाहिए, तो इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। तो ये क्रम है कुछ सूर्य के ग्रहों का। ठीक है, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद में प्राग सम्मेलन में एक बैठक होती है IAU की। इस सम्मेलन में निर्णय लिया जाता है कि जो 9वां ग्रह प्लूटो है उसे बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, ग्रहों की श्रेणी से उसे हटा दिया गया और कौन सा ग्रह कहा गया? बोना ग्रह कहा गया। ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई है किसे? प्लूटो को। कब दी गई है? 2006 में। कौन से सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन में। लिखेंगे सारी चीजें। और कौन से सम्मेलन का नाम क्या है? कौन सी बैठक हुई थी? तो IAU की बैठक हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन।
ठीक है, पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये बैठक हुई थी प्राग सम्मेलन में 2006 को, जिसमें पहले जो नवा ग्रह प्लूटो को कहा जाता है उसे चेंज किया गया, किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया, बोना ग्रह कहा गया, उसे ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दी गई। तो अब कितने ग्रह उपस्थित हैं हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह कहे जाते हैं। इसीलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये कुछ क्रम है। यहाँ पे सूर्य उपस्थित है और ये एक अंडाकार कक्षा में सन की क्या कर रहे हैं, चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। एक इमेज शेयर कर दी जाएगी आप लोगों के साथ में, देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यदि क्रम पूछा जाए कि सूर्य के परिक्रमा करने वाले ग्रहों का क्रम क्या है, तो क्रम ये है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आगे देखते हैं, यदि आकार के अनुसार इनके क्रम की बात की जाए तो आकार के अनुसार क्रम लिख लेंगे इनका, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, आकार के अनुसार, है ना। पहले लिख लेंगे आकार, ये तो हो गया परिक्रमा के अनुसार या फिर उपस्थिति के अनुसार क्रम हो गया इनका। आकार के अकॉर्डिंग देखेंगे अब, तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि के बाद में अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, ये आकार के अकॉर्डिंग क्रम हो जाएगा। बृहस्पति, जुपिटर, फिर सैटर्न आ जाएगा, फिर यूरेनस आ जाएगा, फिर नेपच्यून आ जाएगा, फिर अर्थ आ जाएगा, और अर्थ के बाद में डायरेक्ट वीनस आ जाएगा, वीनस के बाद में आएगा मार्स, और मार्स के बाद में आ जाएगा आपका मर्क्यूरी। यहाँ पे क्या पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पे शुक्र जो है, पृथ्वी के बाद में शुक्र का आकार आता है और उसके बाद में शुक्र से छोटा होता है मंगल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये आकार के अनुसार हो गया इनका क्रम। परिक्रमण काल के अकॉर्डिंग, तो परिक्रमण काल के अकॉर्डिंग यही वाला समय है, यही वाला क्रम रहेगा जो कि उपस्थिति का क्रम है उनका। बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। चाहे तो आप लिख सकते हैं परिक्रमण काल, यहाँ पे लिखिए परिक्रमण काल के अनुसार, और फिर पुनः इनका क्रम लिख लीजिए एज इट इज, जैसे ये उपस्थित है उसी वही क्रम रहेगा परिक्रमण काल का भी। नेक्स्ट है परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल मतलब घूर्णन, स्वयं के स्थान पर जो घूमती है, जो पृथ्वी गति कर रही है, जिससे दिन रात होता है, वो वाला काल घूर्णन काल है। ठीक है, परिक्रमण काल सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, जो ओवल शेप में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, वो परिक्रमण काल हो गया। और परिभ्रमण काल या घूर्णन काल क्या हो गया, जो स्वयं के अक्ष पे घूर्णन कर रहे हैं, वो वाला काल। तो उसके अकॉर्डिंग इनका क्रम क्या हो जाएगा, परिभ्रमण काल के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये भी अवरोही क्रम में है। ठीक है, घटते क्रम में। तो बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है अपने घूर्णन की गति में, सबसे अधिक समय कौन लेता है, बृहस्पति लेता है, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, यहाँ पे नेपच्यून आगे हो गया, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे हो जाएगा बुध, और लास्ट में आ जाएगा शुक्र। मतलब सबसे अधिक समय कौन ले रहा है, बृहस्पति ले रहा है। घूर्णन काल सबसे बड़ा किसका है, बृहस्पति का है, और सबसे कम समय किसका है, शुक्र का है। ठीक है, घूर्णन काल सबसे कम समय घूर्णन काल का किसका है, शुक्र का है, याद रखेंगे। आकार के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है ग्रहों को, जो 8 ग्रह हैं इन्हें 2 भागों में डिवाइड भी किया गया है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इन्हें इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट के 2 भागों में विभक्त किया गया है हमारे सौरमंडल के ग्रहों को। ठीक है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। हिंदी में लिखेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, या फिर एक और नाम है हिंदी में पार्थिव ग्रह, पार्थिव
ग्रह। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पार्थिव ग्रह कौन से हैं। आउटर प्लेनेट मतलब हिंदी में बाह्य ग्रह, या फिर बृहस्पति ग्रह। तो कौन कौन से ग्रह हैं, तो इसके अंदर 4 आ जाएंगे ग्रह और 4 ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 ग्रह कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो इजी है याद रखना। बुध शुक्र जो शुरुआती ग्रह हैं वो इनर प्लेनेट में आ जाएंगे, और बाद के 4 ग्रह हैं वो आउटर प्लेनेट में आ जाएंगे। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इन ग्रहों के बाद में एक एस्टेरॉइड्स की खगोलीय पिंड की क्या है, एक लेयर बनी हुई है, ऐसे लेयर बनी हुई है। 4 ग्रह आ गए, फिर खगोलीय पिंड की क्या हो जाती है, एक लेयर, उल्का पिंड की एक लेयर बनी हुई आ जाती है। उसके बाद में फिर 4 ग्रह आते हैं, इसीलिए उन्हें आउटर प्लेनेट में डाल दिया गया है, इस उल्का पिंड के बाद वाले ग्रह। तो कौन कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ग्रह से रिलेटेड। अब दोस्तों हम ग्रहों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जितने भी 8 ग्रह हैं उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके लेक्चर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा और नोट डाउन करके अच्छे से लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।